वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होने वाला है फॉर दिस पर्टिकुलर सेमेस्टर, दैट इज द एनईपी का आपका 2025 का पेपर। तो यार अब ये सारे के सारे भाई जल्दी से देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके मैंने अपलोड करा है। अब आराम से कुछ दिन पढ़ाई करूंगा, फिर अभी कुछ दिन फिजिकल का आपका गैप है मेरे पास भी, मतलब आप लोगों का मैंने 2 पेपर का तो कर दिया ना हिसाब किताब। अब पढ़ाई कर लूंगा कुछ दिन वीडियो वगैरह नहीं अपलोड करेंगे, बाद में करेंगे थोड़े टाइम बाद। तो बाद में कराऊंगा फिजिकल आराम से। अब आप वैसे भी आप कौन सा फिजिकल पढ़ने वाले होंगे, भी एनईपी तो देखना है और बाकी तो एनईपी वाले बाद में करेंगे आराम से। तो ये पेपर देखिए। और यार काफी बच्चे अब कुछ बच्चों ने मैसेज करा था कि उनको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी। एक चीज मैं और बोल दूं, अगर आप कुछ केमिस्ट्री के अलावा कोई दूसरा भी सब्जेक्ट कर सकते हैं ना, तो यार डेफिनेटली डीएम करिएगा और कोई सब्जेक्ट करेंगे। मे बी यू गाइस कैन डू फिजिक्स, जी कर सकते हो आप, क्योंकि कुछ लोग यार बोल रहे थे मुझसे फिजिकल साइंसेस वाले भी कि फिजिक्स का कुछ करवा दो। मैंने कहा कोई है ही नहीं रिकॉर्ड करने वाला, कहाँ से करवा दूं कुछ। तो होगा तो हाँ, मैं गाइड वाइड वगैरह करके प्रॉपरली ट्रेनिंग सेशन दे के करा लेंगे कि हाँ उनसे भी काम करवा सकते हैं। बट हाँ, किसी को नॉलेज होनी चाहिए, पहले से सब्जेक्ट आना चाहिए, करने के लिए विलिंग होना चाहिए और कुछ करने का बेसिकली डिजायर टू डू समथिंग होगी तो डेफिनेटली वो इंसान कर सकता होगा। तो यही चीज आप में भी होनी चाहिए, हर फील्ड में यही चीज काम आती है कि आपको कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। यू शुड थिंक मुझे कुछ ना कुछ तो इम्पैक्टफुल करना है। हर फील्ड में बेहतरीन स्किल होती है, तो ये आपकी इंटेंशन हमेशा रहनी चाहिए कि कुछ इम्पैक्टफुल करना है। तो फिलहाल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पैक्टफुल करना होगा, या अभी तो आपका उससे पहले पेपर कौन सा है, इनऑर्गेनिक के पेपर की तैयारी करूंगा। ये तो आप देखोगे भी नहीं, अभी वीडियो मैं डाल के छोड़ दूंगा, देखते रहना आराम से। तो फिर बस बहुत है इंट्रो के लिए इतना ही। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो है दैट इज एल्डोपेंटोस, एक ए नाम की हमारे पास है। वो क्या कर रही है, उसको अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे डेफिनेटली तो वो अल्डायरिक एसिड देगी। तो ये HNO3 से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें करस्पॉन्डिंग एल्डायरिक एसिड मिलेगी। अब इसकी अगर हमने रूफ डिग्रेडेशन कराई तो हमें एक एल्डोटेट्रोस मिल रही है, ठीक है, जिसको हम डी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगेन एल्डारिक एसिड में, जो कि एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ये बेहतरीन यहाँ पर पॉइंट हमें पता लग गया। रिएक्शन बताएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास एक अल्डारिक एसिड है जिसमें टोटल कितने कार्बन है बेटा, आपके 4 कार्बन, क्योंकि बोल ही रखा है ऊपर एल्डो टेट्रोस थी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 5 है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 4, यहाँ पे 5, यहाँ पर भी ऑब्वियसली 4 होंगे, सॉरी 4। तो ये देखना सारे के सारे मैंने कार्बन बना दिए। अब आप सभी को बताया HOH का गेम है, ध्यान से सुनना। एक पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पर इसको राइबोस बना दूं, याद है ये चीज, हाँ सर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं यहाँ से इसका HOH को एक को इस साइड रखूं, दूसरे को दूसरी साइड रख जाऊं, तो दोनों ही बातें आपकी सेम होंगी, इधर लाऊं इधर। अब इस बंदे ने क्या बोला है, मतलब इस पेपर में ने क्या बोला है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्डारिक एसिड है, मतलब क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, जैसा ऊपर वैसा नीचे। दैट मीन्स मेरे पास जो OH हैं वो मेरे कहां पर होंगे, सेम साइड पर होने ही चाहिए। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी, और अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपका सवाल भी बन गया। अगर ये आपका बन गया तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये जो 3 कार्बन वाली ये जो आपकी शुगर थी, जिसको इन्होंने बोला है कि ये एल्डोटेट्रोस है, ये आपकी ये वाली शुगर हो जाएगी, ये CH2OH, यहाँ पर OH। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हमने क्या कराई है, इसकी रूफ डिग्रेडेशन कराई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी रूफ डिग्रेडेशन कराई थी, तो बेसिकली सिंपली हमने क्या करा था, एक कार्बन कम करा था, और यहाँ जो अल्डारिक एसिड बन रहा था वो कैसा बन रहा था बेटा, वो बन रहा है ऑप्टिकली एक्टिव। अब ध्यान से सुनना, पांचवे का क्या ऑप्शन होगा मेरे पास, इस पर्टिकुलर शुगर के मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, ध्यान से सुनना समझना। इस पर्टिकुलर शुगर की हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। कैसी पॉसिबिलिटीज, एक तो ये सब कुछ था एज इट इज, क्योंकि हमने कार्बन को एक ऐड करा, या तो OH यहाँ पर आएगा या फिर OH यहाँ पर आएगा। क्या ये दोनों पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है, हाँ सर बिल्कुल आ रही है। अब ध्यान से सुनना, इस पॉसिबिलिटी को कैसे हम फाइनलाइज करेंगे। सो हियर आई एम पुटिंग ए पॉसिबिलिटी, हियर आई एम पुटिंग बी पॉसिबिलिटी, देखते हैं कौन सी होगी फाइनल। तो ये ए के बारे में बात चलती है। अब इन्होंने बोला है कि ये जो अल्डारिक एसिड बनाएगी, तो सबसे पहले मैं अल्डारिक एसिड बना दूं, 1 2 3। इन्होंने अगेन एक इंपॉर्टेंट बात ये बोल दी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है साहब, ऑप्टिकली एक्टिव है साहब। तो ये OH और ये OH तो यहाँ रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर OH लगा दूं, क्या यहाँ पर भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ जाएगी या नहीं। सो दैट मीन्स मेरा कहाँ OH होगा, मतलब OH मेरा यहाँ पर होगा, कंफर्म बात यहाँ पर हो गई। सो दैट मीन्स मेरा बी वाली पॉसिबिलिटी फाइनल हुई, ए वाली पॉसिबिलिटी मेरी नहीं होगी। सो आई होप सो आपको लॉजिक वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आपने सबके स्ट्रक्चर्स बना लिए होंगे, सारी की सारी आप रिएक्शंस इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं। सो अब अगर हम बात करना चाहें, हाँ यहाँ पर इनके नेम्स के बारे में, तो आई थिंक ये तो आपका राइबोस हो जाएगा, नहीं नहीं सॉरी राइबोस नहीं, तो ये आपका राइबोस का करस्पॉन्डिंग अल्डारिक एसिड हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा वैसे लॉजिकली अगर मैं देखूं तो,
नाम आप लोग खुद वैसे चेक कर लेना यहाँ पर। जैसे कि अच्छा ये अराबिनोस है ना, हाँ ठीक है, तो आपका एक आ जाएगा अराबिनोस। बेसिकली आपका एक बन चुका है यहाँ पर डी अराबिनोस। तो एक आदमी आपका अराबिनोस, दैट इज ये आपका ए है अराबिनोस। अराबिनोस का करस्पॉन्डिंग अल्डारिक एसिड, उसको पता नहीं कैसे लिखेंगे, ध्यान नहीं आ रहा, मतलब मुझे ग्लूकोज का तो ग्लूकोनिक है, तो अराबिनोइक एसिड लिखते होंगे, हो सकता है शायद बोलते हो। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर 4 कार्बन के लिए राइबोस से, तो राइबोइक एसिड, या जो भी नाम होगा आप नाम चेक कर लिएगा एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा नाम क्या था। तो रिएक्शन बता दी, स्ट्रक्चर, तो मेन जो था लॉजिकल वाला पार्ट वो मैंने यहाँ पर करा दिया। अब ये सिंपल यार म्यूटा रोटेशन का सवाल है, मतलब आप सोच सकते हो इतना आसान यहाँ पर आपको म्यूटा रोटेशन पर सवाल दिया है, तो डायरेक्टली ये म्यूटा रोटेशन पर हो जाएगा। क्या था म्यूटा रोटेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा ग्लूकोज होता है वो बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, या आपस में क्या होती है इंटर कन्वर्ट होती रहती है, एंड सो ऑन ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पर क्या देखना है कि अराबिनोज को डी ग्लूकोज और डी मैनोज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये भी आप सभी को पता होगा, क्या पता होगा कि हमारे पास क्या होती है लॉवरी रीअरेंजमेंट नाम की जो चीज होती है, उससे यहाँ पर कन्वर्जन हमारे पास होता है। सो वो आपको पता होगा, तो उसमें मैं अब नहीं जा रहा, बिकॉज कोई नीड ही नहीं है उसको डिस्कशन करने की, तो वो वाली रीअरेंजमेंट आपको करने की कोई डिस्कशन ही नहीं है। सो पता नहीं क्या बोला है मैंने, कुछ उल्टा ही बोल दिया। यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें म्यूटा रोटेशन की, आई थिंक हमने डी2 और एच2 वाले में बात करी थी। सो हमने क्या करता है, यहाँ से जो प्रोटोनेशन वाली टेंडेंसी है वो जितनी फास्टर होगी, उसी पर पूरा का पूरा मेरा रेट डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी pyridine है एक हमारे पास, और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, ये मैं पहले 2 हाइड्रोक्सी pyridine का स्ट्रक्चर बना दूं। दिस इज गोइंग टू बी माई 2 हाइड्रोक्सी pyridine, ठीक है जी। और दूसरा क्या आदमी है मेरे पास, दूसरा आदमी आई हैव इज, दूसरा दूसरा क्या था, हाँ दोनों का मिक्सर। सो अगर हम बात करें कहाँ पर म्यूटा रोटेशन फास्ट होगी, इसको अगर हमें सोचना है तो हम कैसे सोच सकते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम कहीं ना कहीं देखें, हमारे पास डिपेंड कर रहा होगा कि इस H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पर भी कहीं ना कहीं। सो दैट मीन्स अगर ऐसा लॉजिक में लगाना चाहूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, और एग्जाम में अगर मैं बैठा हुआ तो मैं कैसे टेकल करूंगा, वो मुझे यहाँ पर सीखना है इस सवाल को। तो यहाँ पर मेरा जो दिमाग गया वो गया कि कहीं ना कहीं मेरा रेट डिपेंड कर रहा है कि मैं कितनी जल्दी प्रोटोनेशन करा रहा हूँ। मानते हो इस बात को या नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हो। तो वही चीज को मैं फिर आगे लेके गया कि अगर यहाँ पर मेरी बेसिकली प्रोटोनेशन हो रही है, तो ऐसा आदमी मैं लेना चाहूंगा जो ज्यादा जल्दी प्रोटोनेशन कराए। मतलब कहीं ना कहीं बात बेसिक कैरेक्टर की आ रही है या नहीं? हाँ सर बात तो सही कह रहा हो। तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये कहीं ना कहीं बेटर बेस होना चाहिए, जहां तक हम देख पा रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है सोचने की कि आपका कहीं ना कहीं क्या है, ये बेटर बेस। अब यहाँ पर अगर देखूं यार, ये टू हाइड्रोक्सी यहाँ थोड़ी होता है, टू हाइड्रोक्सी सॉरी ये वाला होता है, सॉरी सॉरी। अच्छा ये होता है, अरे यार इसको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वही तो यार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, टू पोजीशन ये तो होती ही नहीं, अचानक से अच्छा वो ध्यान आ गया। तो ये आपकी इस फॉर्म में रहता है, ये नहीं रहता, हाँ सर। अब यहाँ पे मुझे एक प्यारी सी चीज नजर आई। अब यहाँ पे एक चीज सबसे पहले तो एक ये नजर आई कि नाइट्रोजन का यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस में है, ठीक है, एक चीज मुझे ये नजर आई। सर उससे क्या होगा, बात करते हैं अभी क्या होगा। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर नजर आई है कि यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। तो बात यह है कि यार मेरे हिसाब से ये आपके टोटोमर्स है, तो टोटोमर्स आपके इक्विलिब्रियम में कहीं ना कहीं रहते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कभी एक इंसान अच्छे एसिड की तरह बिहेव करे, कभी एक इंसान अच्छे बेस की तरह बिहेव करे। बिकॉज एक बार H प्लस लेना है और एक बार कहीं ना कहीं रिटर्न करना है। तो इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, तो ये बेहतर, आपका बेहतर क्या बिहेव करेगा, ये बेहतर बेस की तरह बिहेव करेगा, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ये वाले स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, ये तो बेहतर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूं, मैं किस तरीके से आंसर को फ्रेम कर रहा होता, तो मैं सबसे पहले ये टोटोमेरिज्म का कंसेप्ट बताया था, एंड देन आई लेट देम नो कि ये बढ़िया बेस है, और यहाँ पर ये वैसे भी प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा होता है अपना, तो इसकी वजह से और इसका बढ़िया बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि इसका बेसिक कैरेक्टर एक तो इस OH में रहने से ही इंक्रीज होगा, जबकि मैं फिनॉल और अगर पिरिडीन को अलग अलग ले तो बेसिक कैरेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पिरिडीन साहब के, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखी कि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो जब जरूरत पड़ेगी H प्लस को वापस करने की, हाइड्रोजन को डोनेट करने की, तो जल्दी से कर दिया जाएगा, बिना किसी परेशानी व दिक्कत के उसको डोनेट कर दिया जाएगा। और अगर हम इसको भी देखें, या मान लेते हैं H प्लस एक्सेप्टेड फॉर्म में, तो ये और ज्यादा बेहतर हो जाएगी टू लूज द H प्लस। सो आई होप यहाँ पर आपको चीजें समझ में आएंगी, तो आराम से यहाँ पर H प्लस डोनेट भी हो सकता है। तो ये कंसेप्ट मेरे हिसाब से समझाना बेटर रहेगा। अब अराबिनोज और इसकी बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वर्ट मुझे करना है अराबिनोस को किसमें, ग्लूकोस और मैनोस में। सिंपल सा यार, इसकी किलियानी फिशर सिंथेसिस कराओ। आप सबसे पहले के HCN से रिएक्शन करा दो, फिर आप H2PD BaSO4 से करा दो।
आपका बन जाएगा। ये क्या बनेगा, आपका ग्लूकोज भी बनेगा, मैनोज भी बनेगा। आपको पता है कि CN जब अटैक करेगा तो OH एक बार इस साइड आएगा, एक बार इस साइड आएगा, तो दोनों ही केसेस हमारे पास होते हैं। और यही सिमिलर सी चीज हमारे पास पीछे वाले सवाल में थी कि आपको इधर उधर दोनों जगह का ध्यान रखना है। तो यहीं पर ये है, तो आप इस रिएक्शन का नाम भी लिख देंगे किलियानी फिशर सिंथेसिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप कन्वर्जन करा के रिएक्शन करके दिखा दिएगा और आराम से अपने घर चले जाइए। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इंटर कन्वर्जन अगेन, क्या ये, अच्छा पीछे मैंने शायद लॉबरी डिअरेंजमेंट का नाम लिख दिया था, वहां पर नहीं, यहाँ पर है। अब क्या होता है आपको यार पता ही है, मतलब मुझे नहीं लगता कुछ मुझे बोलने की जरूरत है, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा। अब पहले कन्वर्जन यहाँ पर देख लें, ग्लूकोज को मुझे एन हेक्सेन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चा बच्चा बता देगा यार, ग्लूकोज को अगर आपको एन हेक्सेन में कन्वर्ट करना होता है तो आप रेड फॉस्फोरस HI से रिएक्शन कराते हो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर। ग्लूकोज को अगर मुझे सॉर्बिटोल में कन्वर्ट करना है तो सॉर्बिटोल इज योर आपका ग्लूकोज का सिंपल रिड्यूस फॉर्म। H2 निकल से रिएक्शन करा दीजिए। आपका जो CHO वाला कार्बन होता है ग्लूकोज में, बाकी तो सारे वैसे ही OH होते हैं, तो ये वाला आपका CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। दिस गाइस योर सॉर्बिटोल। फिर ग्लूकोज डी फ्रक्टोज को 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। जिस भी इंसान ने जिस भी इंसान ने पिछला लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम इसी कन्वर्जन पर बेस्ड थी कि हम पहले इसकी HCN से रिएक्शन करा रहे थे, देन इवेंचुअली हम उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे थे, सो दैट we'll get the desired product as 2 methyl hexanoic acid। लास्ट लेक्चर जो आपका इससे पुराना NEP वाला था उसमें ये सवाल था पहला ही वर्ड प्रॉब्लम में, और हमने ये वीडियोस में भी कराया, दैट इज नॉर्मल वाली, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। देन हैवर्थ प्रूफ आपको देना है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का। तो हुआ ये था कि यार हमने काफी सारी रिएक्शन कराई, ग्लूकोज की हो गई, बट कुछ रिएक्शंस नहीं हुई। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज जो है वो शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा, ना ही वो हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्ट दे रहा। तो हमारे हिसाब से अगर मैं बात करूं आपको कैसे करना है, आप बोलोगे यार अगर RCHO की हम बात करें तो ये आपका NHSO3 से रिएक्ट कर जाता है जनरली। तो यहाँ पर आपका जो वो सेम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन होगा। ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव से आप करोगे तो आपका मेरे हिसाब से यहाँ डेल पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपका HSO3 लग जाना चाहिए था। सो SO3H लगता है बेसिकली, SO3H लग जाना चाहिए था। यहाँ पर आपका Na पॉजिटिव लग जाना चाहिए था। तो जनरली रिएक्शन होती है कार्बोनाइल की, बट ग्लूकोज की रिएक्शन नहीं होती, तो इससे पता लगा कि कहीं ना कहीं यार दिक्कत तो है कार्बोनाइल में। हमने कहा ठीक है। फिर पेंटाइसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। तो हुआ ये हमारे पास ये जो RCHO है इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से होती है, और क्या बनता है आपका ये पर्टिकुलर कंपाउंड NHNOH, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। बट ग्लूकोज जो था उसने रिएक्शन नहीं दी, बेसिकली उसके पेंटाइसिट ने, पेंटाइसिटेट इज बेसिकली आपको पता है ये जो CHO ग्रुप है ये एज इट इज रहा है, यहाँ पर आपका जो है वो OAC हो जाए, हर जगह आप OAC लगा लो तो वो पेंटाइसिटेट बन जाएगा। उसको आप रिएक्ट कर दो हाइड्रोक्सिल अमीन से तो वो रिएक्ट ही नहीं करता। तो दिक्कत क्या हुई, तो दिक्कत ये हुई कि यार कहीं ना कहीं आपकी रिंग फॉर्म मतलब फ्री नहीं है, सॉरी आपका जो ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नहीं है। तो अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नहीं है तो कहाँ बिजी है, फ्री नहीं है तो कहीं ना कहीं बिजी है। अब वो बिजीनेस हमें ढूंढनी थी, तो वो बिजीनेस कहाँ थी कि वो रिंग के अंदर प्रेजेंट है, और कुछ कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स में, कुछ कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस में, कुछ कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट्स में रिंग ओपन हो जाती है वापस, तो स्ट्रेट चेन बन जाता है। तो स्ट्रेट चेन वाली रिएक्शन वो दिखा देता है। बट जिन रिएक्शन में कोई ऐसा मीडियम जैसे कि बेसिक मीडियम वगैरह हम नहीं ले रहे, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी कि आपकी रिंग ओपन नहीं होगी। आई होप सो अच्छे तरीके से आप समझ चुके हो गए क्या जीरो? हाँ 3 होगा, आप देख सकते लॉबरी रीअरेंजमेंट आपकी ये थी हमारे पास, जहाँ पर क्या होता था ग्लूकोज ये सारे के सारे कन्वर्ट होते रहते हैं। तो आप इसका मैकेनिज्म लिख ही सकते हो आराम से, बहुत आसान है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, आई डोंट थिंक, ठीक है। तो ये यहाँ से आप एसिडिक हाइड्रोजन ले जाओगे, फिर बॉन्ड उधर शिफ्ट करोगे, फिर वहां पे OH एंड सो ऑन। तो ये आप काम आप बहुत आराम से मेरे हिसाब से कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा परेशानी वाली बात। तो प्यारा सवाल एक आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर नजर आ रहा होगा, क्या बोला है, पॉल टॉलेंस टेस्ट दे देती है कोई भी एक डाइसेक्राइड है, मतलब वो रिड्यूसिंग है और सुक्रोज नहीं है, मोटी मोटी बात ये पता लग गई। हाइड्रोलिसिस करने पे गैलेक्टोस और ग्लूकोज मिलता है, मोटी मोटी बात कहीं ना कहीं ये पता लग रही है कि वो लैक्टोस हो सकती है, पक्का नहीं है पर हो सकती है। जब इस डाइसाइक्राइड को हमने ट्रीट करा विद इससे और इससे, अंदर हमने अल्टीमेटली उसको हाइड्रोलाइज करा, तो हमें क्या मिले, हमें यहाँ पर क्या मिला, मिथाइल गैलेक्टोज। बेसिकली आपका यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली बेसिकली आपका यहाँ पर 2,3,4,6 टेट्रा ओ मिथाइल गैलेक्टोस, और यहाँ पर ओ मिथाइल ग्लूकोज मिला है। इस सवाल की अगर मैं बात करूं, इससे रिलेटेड सवाल हमने पीछे कर रखा है ना लेक्चर में, आपका जो PYQ वाला लेक्चर था ना, देखना 2 ग्लूकोज पे सवाल करे थे वहां पर।
ऐसा ही था आपका डाइसेक्राइड वाला। सेम सिमिलर बेसिस सवाल है, कैसे अप्रोच रही थी? तो बेटा अप्रोच ये थी, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपके ये जो प्रोडक्ट बने हैं ये कौन से बने हैं। तो उन प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आई थिंक मैं उनको ट्राई करता हूँ आप सभी लोगों के लिए बनाने के लिए, कि ये एक तो मेरे पास सबसे पहले ग्लूकोज का ग्लूकोसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। हो सकता है मैं उस ऑक्सीजन को ऊपर नीचे कर दूं, तो उसके लिए परेशान मत होना, बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अप्रोच। तो यहाँ पर मैं देखूं ये जो मेरा स्ट्रक्चर बना है, तो इसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट कार्बन, दिस विल बी माई सेकेंड कार्बन। तो यहाँ पर भी आई हैव OCH3, यहाँ पर भी आई हैव 3 पर भी OCH3। इस फोर्थ कार्बन पर नहीं है मेरे पास, इस फिफ्थ कार्बन पर CH2, और यहाँ पर OCH3, और यहाँ पर मेरे पास OH होगा। क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आया? हर इंसान को, हर जीव जंतु को ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है सर, आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस पर आ जाओ जरा। यहाँ क्या ये गैलेक्टोस है। सो गैलेक्टोस की अगर हम बात करें, गैलेक्टोस और उसमें क्या डिफरेंस है यार, याद दिलाना जरा मुझे, मैं क्योंकि भूल चुका हूँ। तो गैलेक्टोस में डिफरेंस कौन से वाले कार्बन पर होता है? फोर्थ कार्बन पर, है ना? हाँ, तो ठीक है, फोर्थ कार्बन पर होता है। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर ये OCH3, ये आपका OCH3, और ये क्या करा है मैंने यहाँ पर, फोर्थ कार्बन में डिफरेंस होना चाहिए ना। ग्लूकोज का नहीं, फोर्थ कार्बन अगर मैं बात करूँ, इसका OH होता है। 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, तो फोर्थ कार्बन ही होता है। हाँ, फोर्थ कार्बन। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे इसको नीचे बनाना था, सॉरी। तो यहाँ पर इसको नीचे बनाना था ना, फ्लो फ्लो में मैंने ऊपर बना दिया। यहाँ पर ये OH आएगा, और यहाँ पर ये OCH3 आएगा, और यहाँ पर आपका CH2 आएगा। तो बेटा है क्या, यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 6। 1 को तो आप मिथाइल में काउंट करो, तो 2 3 4 6 आपका क्या है ये, ओ मिथाइल गैलेक्टोस आपका आ गया। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, 2 3 6 ट्राई ओ मिथाइल ग्लूकोस आ गया। तो 2 3 6 आपके सामने आ गया। क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए? हाँ। अब इन स्ट्रक्चरों की मदद से, इन स्ट्रक्चरों की मदद से हम क्या फर्दर सोच सकते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे किस जगह पर हमारा बॉन्ड नहीं बना है, जिसका नाम है आपका OH बॉन्ड, कहाँ पर फ्री है। तो अगर मैं इस आदमी में देखूं, तो यहाँ पर मेरे पास 2 3 4 6 है। तो फिफ्थ कार्बन पर आई थिंक वैसे भी OH नहीं होता था, आई होप सो। यहाँ पर फिफ्थ वाले कार्बन पर, हाँ, फिफ्थ वाले कार्बन पर हमारे पास वैसे भी OH नहीं होता था। बट मुझे कुछ इसमें लग रहा है, मैं क्या मिस कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो हमने करा क्या है, अगर मैं बात करूँ, डाइसेक्राइड को पहले हमने इस पूरे के पूरे आदमी से ट्रीट किया, ठीक है। देन हमने उसकी हाइड्रोलिसिस कराई, ठीक है। तो हमारे सामने क्या बना है, यहाँ पर मिथाइल गैलेक्टोज बना है 2 3 4 6, और ये ओ मिथाइल ग्लूकोज बना है, ठीक है। बट कुछ मुझे ऐसा लग रहा है एक चीज मिस हो रही है। सॉरी ब्रो, यहाँ पर ये थोड़ी आएगा यार, यहाँ पर ये गलती कर दी ना। यहाँ पर मैंने इसको जो OCH3 क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर तो ये OH रहेगा, सिमिलरली यहाँ पर ये OH रहेगा। 1 के बारे में तो कोई जिक्र नहीं है। अगर इस पर 1 पर मुझे CH3 लगाना होता तो उसको ग्लाइकोसाइड बोलते ना। तो ग्लाइकोसाइड या ग्लूकोसाइड, गैलेक्टोसाइड बोलते। तो वो हमने नहीं बोला। तो हाँ, यहाँ पर ये जो मिथाइल है बेसिकली ये इनके लिए है। मैं इससे कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार मिथाइल गैलेक्टोज, अच्छा। तो मैंने कहा फर्स्ट वाले पर भी OCH3 होगा। तो ये गलती थी जो मैं भूल रहा था, तो मैंने पकड़ ली। और जिन बच्चों ने उससे पहले सोच लिया होगा, मतलब बहुत बढ़िया यार, शाबाश। अब आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर आदमी को मैं ए बोल देता हूँ, इस पर्टिकुलर आदमी को मैं बी बोल देता हूँ। ये ए है, ये बी है। क्या बनाना है अब मुझे, कैसे भी करके इन दोनों लोगों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना है। एक पॉसिबिलिटी है, एक बच्चा ये सोच सकता है कि आपका यहाँ पर भी 1 OH खाली है, यहाँ पर भी 1 OH खाली है, और यहाँ पर आपका चौथे नंबर का OH खाली है। तो एक सोचने का नजरिया ये है कि ये वाला OH हो सकता है इसके किसी इस OH के साथ कहीं ना कहीं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा हो। सोचने का तरीका हो सकता है। मानते हो इस बात को या नहीं मानते? मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है कि ये एक OH इस OH के साथ एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दे। अगर ऐसा होता तो क्या ये शुगर रिड्यूसिंग बचती? नहीं। तो पहली पॉसिबिलिटी गलत है। क्या गलत हुई? कि भाई आपका अगर इसका भी पहला कार्बन, इसका भी पहला कार्बन, दोनों लोग अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लेंगे, साहब हेमी एसिटल फॉर्म रहेगी ही नहीं, हर तरफ से एसिटल फॉर्म होगी। बात तो सर आपने बिल्कुल प्यारी बता दी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी सोचो। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका जो एक का OH है वो किसी और OH के साथ यहां पर बॉन्ड बना ले। अब क्या यहाँ पर कोई और OH मौजूद है? नहीं सर, नहीं। खत्म हो गया काम, हो गया काम भाई। अगर यहाँ पर कोई और मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला OH बॉन्ड बना ही नहीं सकता। कौन सा बनाएगा? इसके और इसके बीच में आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बताना है। खत्म हो गया काम, चले जाइएगा अपने घर। तो यहां से आप अपना क्या बना लोगे, आप यहां से बना लोगे आपका जो डाइसैकेराइड है उसने मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाया उसको आप बना दोगे। तो जिसको मैं एक 50 सेकंड में क्विकली बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये ऑक्सीजन ये आ जाएगा, और ये ठीक है, ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी ऐसे करा, और ये करा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा आदमी, जैसे CH2 OCH3 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, OCH3
यहाँ आ जाएगा OCH3, नीचे आ जाएगा OCH3, फिर सिमिलरली यहाँ पर OCH3, यहाँ नीचे OCH3, फिर ऊपर CH2 OCH3। ठीक है, तो ये आपका फाइनल हो जाएगा क्या आपका, अगर मैं बोलूँ कि इसका रिएक्टेंट। फिर उससे पहले आपको, जब इससे पहले और ऊपर जाना है, तो क्या करोगे आप, यहाँ से सारे के सारे मिथाइल ग्रुप हटा दोगे। तो सारे के सारे मिथाइल ग्रुप आप हटा दोगे तो आपको जिंदा गैलेक्टोज मिलेगा, जिंदा ग्लूकोज मिलेगा, दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। आपने क्या करा, आपने डाइसैकेराइड को पहचान लिया, उसका नाम आप बता दोगे, गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलके लैक्टोज बना रहे हैं, सारी की सारी रिएक्शन आप लिख दोगे, खुशी खुशी के आप घर जाओगे अपने एग्जाम, क्योंकि आपका बहुत बढ़िया चला जाएगा अगर ये सवालों पे। आई होप मजा आया होगा सवाल में, कोई दिक्कत वो परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी। इसके बाद ये होता है, यहाँ पर ये लिख लेना, ये जो बॉन्ड टूटा था यहाँ पर मैंने बॉन्ड बनाया है बाद में, तो ये बॉन्ड पहले ये लोग ऐसे थे आफ्टर डाइल्यूट HCl से जब हमने रिएक्शन कराई। ठीक है जी। आ जाओ अगले सवाल पर, देख सकते हो आप क्या हिसाब था। लास्ट लेक्चर में भी इसकी बात करी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब भी कर लेते हैं, सेम इसकी भी बात करी थी, अब भी कर लेते हैं। क्या बात करी थी, सुक्रोस और माल्टोस की। भाई सुक्रोस आपकी रिड्यूसिंग नहीं होती, नॉन रिड्यूसिंग होती है, माल्टोस होती है। फिर क्या बात करी थी, कॉम्पोजिशन की हम बात करें तो आप देख सकते हो अल्फा ग्लूकोज, इधर अल्फा ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोस होता है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया। देन फर्दर वी कैन टॉक अबाउट द बॉन्डिंग के, यहाँ पर C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहाँ पर C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन यहाँ पर फ्रक्टोज और उसके बीच में होता है। नेचर ऑफ एनोमेरिक कार्बन, तो एनोमेरिक कार्बन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दोनों ही अल्फे होते हैं, यहाँ पर एक अल्फा एक बीटा, अल्फा ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, इसकी बात कर ली। तो बस और क्या ही कर सकता है इंसान अब बात, तो आई डोंट थिंक और कुछ करिए। पॉलीसेकेराइड की वही सेम बात करती है कि भाई अगर 10 से ज्यादा यूनिट हो जाए आपके ओलिगोसेकेराइड की तो क्या बन जाता है सना, पॉलीसेकेराइड बन जाता है। डिफरेंसेस आपको बताने किसमें, स्टार्च एंड सेल्यूलोज में, बेस्ड ऑन द मोनोमेरिक मोनोसेकेराइड यूनिट जो उनकी प्रेजेंट होती है। तो ये भी लास्ट क्लास में बात करी थी, क्या बात करी थी जनाब, तो बात ये रही थी कि ये इसमें अल्फा डी ग्लूकोज होता है, इसमें बीटा डी ग्लूकोज होता है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग होती है, स्टार्च में ब्रांचिंग ही ब्रांचिंग है, सेल्यूलोज में कोई ब्रांचिंग नहीं होती। ये फूड में मदद करता है, ये सेल वॉल में। फिर हमने अमाइलोज की बात करी थी, यहाँ पर अमाइलोपेक्टिन की बात करी थी, दैट आर द टू पार्ट्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। वेराज सेल्यूलोज में सिंपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, यहाँ पर C1C4 भी होता है और आपका C1C6 भी होता है। तो ये आप क्लियरली बता सकते हैं कि अमाइलोस में तो C1C4 है बिटवीन अल्फा ग्लूकोज, वेयर एज सेल्यूलोस में बीटा डी ग्लूकोज में C1C4 लिंकेज है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इन ब्रांच पार्ट विच इज अमाइलोपेक्टिन, वी हैव C1C6 लिंकेज, वेयर एज कोई ब्रांच पार्ट हमारे पास सेल्यूलोस में है ही नहीं। तो ये सारी बातें आप कर सकते हो और कुछ बात करने की जरूरत है भी नहीं। तो हाँ, सारा आपने बता दिया, ये बता दिया आपने मोनोसेकेराइड कौन से हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बता दिया, डिफरेंसेस हो गए आपके। पॉलीसेकेराइड को आप डिफाइन कर दोगे, थोड़ा सा प्रॉपर्टी बता दोगे कि हाँ खाना वाना स्टोर करने में मदद करते हैं कुछ कुछ, ग्लाइकोजन के बारे में जिक्र कर दीजिएगा। हावर्स प्रोजेक्शन आपके सामने ये रही सेलुलोज की, तो आपके सामने सेलुलोज की भी स्टार्च की भी, ये बना के अपने घर चले जाइएगा। नेक्स्ट सवाल पर आए थे, आयोडीन वैल्यू लास्ट क्लास में भी बात करी थी भाई, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन जो कंबाइन करेंगे 100 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट से किस प्रकार निकलवाई थी, तो आप याद करिए यहाँ पर आपका सेम ग्लाइसराइल ट्राइओलिएट का हमने सवाल किया था अपने उस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो सबसे पहले आपको उसका इसका स्ट्रक्चर बनाना है, जो अगेन लास्ट क्लास में हमने देखा था, वो अब यहाँ पर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है आपको, बस ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, वो याद करके जाइएगा ओलिक एसिड वाला। तो हमें पता है कि ग्लिसराइल ट्राइओलिएट में आपके 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, क्योंकि एक ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पर 3 मोल लग रहे होंगे इसके, क्योंकि आपको पता है क्या होता है आपका ग्लाइकोल, 3 OH होते हैं, तो आपके 3 डबल बॉन्ड होंगे, तो 3 मोल आपके आयोडीन लगेंगे। तो यहाँ पर हम एक बात सिंपल सी ये बोल सकते हैं, एक बात हम यहाँ पर सिंपल सी ये बोल सकते हैं कि 884 ग्राम अगर मेरे पास ओलिक एसिड है, उसमें मेरे पास 3 मोल आयोडीन के लग रहे होंगे, दैट इज 3 इंटू 254 लग रहे होंगे या नहीं, बिल्कुल लग रहे होंगे ना। अब मुझे क्या निकालना है, अब यहाँ पर देखूं तो अगर मुझे 1 ग्राम निकालना है तो 3 इंटू 254 डिवाइड बाई 884 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या पता लग गया, तो मुझे ये पता लगा यदि मेरे पास 1 ग्राम या ऑयल होता तो कितना आयोडीन लगता। बट हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है 100 ग्राम ऑयल से क्या हिसाब किताब होगा। तो 100 ग्राम ऑयल के हिसाब किताब निकालने के लिए इसको भी इंटू कर दिया 100 से, इसको भी इंटू कर दिया 100 से, जो भी आंसर आएगा कैलकुलेटर साहब की मदद से आप रिपोर्ट करके अपने घर चले जाइएगा। तो ये हमने आयोडीन नंबर निकाल लिया, ग्लिसराइल ट्रायो। ठीक है, अब ग्लाइकोलिपिड्स की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे लिपिड्स जिनमें एक कार्बोहाइड्रेट पार्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो लिपिड क्या होते हैं, सबसे पहले तो लिपिड आपके वही व्हाट डू वी कॉल इट एज, आपका एल्कोहलिक पार्ट और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट वो होता है। तो यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे अटैच टू अ लिपिड मॉलिक्यूल थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, आपका जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा बिटवीन अ लिपिड मॉलिक्यूल एंड द शुगर पार्ट। इंपॉर्टेंट किस लिए होते हैं, इन चीजों के लिए होते हैं, जैसे कि ज्यादातर ये आपके सिरामाइड से बने हुए हैं। अब सिरामाइड क्या है, ये आपका सिरामाइड का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है,
क्या होता है यहाँ पर CH3 CH2 12 होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन पर OH, कार्बन पर HO, फिर देन CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है हमसे सवाल में, ये बोला गया है कि आप स्ट्रक्चर बनाइए एक ऐसे ग्लाइकोलिपिड का जो इन लोगों से मिलके बना हुआ है। सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, सिरामाइड नहीं था वो, अब बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो इन तीनों लोगों से बनाना है भाई, मतलब सवाल तो छोड़ने वाला था देखते ही, मैंने तो शायद छोड़ दिया होगा। आई डोंट थिंक ये कुछ समझ में भी आया होगा क्या चीज थी। अब पता नहीं इसको मैं कैसे समझाऊं, क्या सिलेबस में डिफाइन चीजें हैं, मतलब डिफिकल्टी होगा किसी के लिए भी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो मैंने चीज बनाई है ये सीरामाइड नहीं है, ये है आपकी स्पिंगोसाइन, जो भी नाम लिखा था उसका, शायद स्पेलिंग भी उन लोगों ने गलती कर रखी है मेरे हिसाब से। स्पिंगोसाइन ऐसी कुछ होगी, देख लीजिएगा, या GHO होगी शायद। हाँ ठीक है, जो भी वट एवर, ये यहाँ पर है। नाउ palmitic acid आपका है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू हेयर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इज दैट कि यहाँ पर आपको एक अमाइड बॉन्ड बनाना है इसके बीच में। तो यहाँ पर आपका ये अमाइड बॉन्ड अगर बन गया तो ये स्ट्रक्चर इन दोनों का क्लब, दैट इज स्फिंगोसाइन प्लस पाल्मिटिक एसिड विल गिव मी अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज सिरामाइड। इंपॉर्टेंट पार्ट, आई होप ये चीज याद रहेगी। ठीक है, अब देन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये OH जो फ्री है, ये OH ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लेगा और आपका वो आदमी तैयार हो जाएगा जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा, वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा स्ट्रक्चर बनाने का, बट लेट मी जस्ट ट्राई इट वंस फॉर यू गाइस। CHOH, CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन को रहने दूंगा, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ये कार्बन, ये अमाइड बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पर यही CH2 14, फिर CH3। ठीक है, अब यहाँ पर आई नीड टू पुट ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो मैं इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हम यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको पलट के लगा देता हूँ, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर, मुझे लिंकेज मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली बताऊँ तो कौन सा होता है। तो जो भी होगा 14 या 15, तो मैं ऐसे ही मान के ये बना देता हूँ, या 14 वाला बना देता हूँ, थोड़ा बेटर रहेगा, क्या पता रिड्यूसिंग नेचर के हो तो। बाकी मुझे नहीं पता, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको, जैसा भी होगा आप एक बार ये चेक कर लीजिएगा चाहो तो। बट इतना एग्जामिनर को भी आता होगा, मैं भी खुद ये सोच रहा हूँ ये एग्जामिनर को भी आता होगा, क्योंकि आने वाली चीज तो है नहीं। अब जिसने पेपर बनाया सिर्फ उसी को आता होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आप ये OH बॉन्ड दिखा देगा, फिर आप यहाँ पर दिखा दोगे, तो ये आपका डिजायर्ड स्ट्रक्चर है जो उन लोगों ने पूछा है आपसे सवाल में, ये। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन करना है फैट्स एंड ऑयल। तो भाई फैट्स और ऑयल की अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें, तो फैट्स ऑयल्स ये आपके सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ये आपके लिक्विड होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके ज्यादातर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और ये आपके जनरली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो सैचुरेटेड मतलब कहीं ना कहीं आपका पाई बॉन्ड मौजूद होता है ना, ये होता है ना सैचुरेटेड। हाँ, और अनसेचुरेटेड नहीं, नहीं उल्टा बोलते हैं, सैचुरेटेड मतलब पाई बॉन्ड नहीं होता, अनसेचुरेटेड मतलब आपका पाई बॉन्ड होता है। इनके अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो आपको पता है इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट आपका लोअर होता है, तब ये आपके लिक्विड है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट की बात होगी। फिर यहाँ पर आपके इसकी और बात करें, इनकी आयोडीन वैल्यू जनरली लोअर होगी, ऑब्वियसली क्योंकि अनसेचुरेशन नहीं है। इनकी आयोडीन वैल्यू आपकी हायर होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप बटर और घी बोल सकते हैं इसमें। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आप मस्टर्ड ऑयल, कोई सा भी तेल बोल सकते हो, सरसों का तेल, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल ही होता है यार। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 एसिड के बारे में। अभी इन्होंने डिफरेंशिएट करने को बोला है, तो सिंपल सी बात है यार। ओमेगा 3 मतलब आपका हाइड्रोकार्बन की चेन से आपके तीसरे नंबर पर ओमेगा आ जाए, ओमेगा मतलब सॉरी पाई बॉन्ड आ जाए, तो वो ओमेगा 3 एसिड। यदि छठे नंबर पर आ जाएगा पहला पाई बॉन्ड, तो वो आपका ओमेगा 6 एसिड बन जाता है। ठीक है, तो दोनों का ही अपना अपना कुछ कुछ इस्तेमाल है। तो और क्या बोला इन्होंने डिफरेंशिएट में, फैट्स और ऑयल में कर दिया, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के बेसिक डेफिनेशन आपने बता दी। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये लिनोलिक एसिड, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओमेगा 6 एसिड को दे रखा है यार। ये पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ ये स्ट्रक्चर गलत है नहीं, बट इसको ओमेगा 6 बोलते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास लिनोलिनिक एसिड, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसका नाम मैं लिखता हूँ लिनोलिनिक एसिड। इन साहब को वी कॉल इट एज ओमेगा 3। तो ये आपके ओमेगा 6 आता है। तो आप कुछ भी वैसे ओमेगा 6 और ओमेगा 3 में बना सकते हो। एक बार आप प्लीज इनका यार स्ट्रक्चर ना एग्जैक्टली देख कर जाना, ओमेगा 3 कौन सा है, ओमेगा 6 कौन सा है। यहाँ पर तो मेरे हिसाब से तीसरे नंबर पर ही पाई बॉन्ड आ रहा है, तो ये ओमेगा 3 होना चाहिए था। बट ये 6 भी हो सकता है, तीसरा चौथा पांचवा छठा। बट फर्स्ट की बात होती है ना, तो मेरे हिसाब से यार ये वाला 3 को हम इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। बट आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ देम।
तो हाँ, इसका जरा एक बार चेक करिएगा और मुझे अपनी राय देते हुए जाएगा, फिर टेलीग्राम पर डिस्कस कर लेंगे और वहां पर अपलोड कर दूंगा ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का क्या है। भाई हर साल दे रहे हैं सवाल इस पर, तो पढ़ के जाना, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए आराम से। तो ये कुछ सवाल थे हमारे पास आई थिंक कार्बोहाइड्रेट से, तो चौथा सवाल था ना ये वाला, हाँ। तो यहाँ पर हमने इसका देख लिया, ये कर लिया। हाँ, तो ये बेकार बेकार सवाल, मुश्किल सवाल भी मैं बोलूंगा इसमें से तीसरा सवाल कितना ब्यूटीफुल सवाल था, मतलब रियली लव द वे दे आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इतना ब्यूटीफुल सवाल। ऐसे ही सवाल देते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। सिमिलरली पहला सवाल था, ब्यूटीफुल सवाल था। फिर इसके बाद बाकी जो थे मेरे हिसाब से कार्बोहाइड्रेट के करने वाले नहीं थे, आप सारे के सारे उसके बना ले जाते। हेट्रोसाइक्लिक के सारे बनाने वाले थे, तो आप हेट्रोसाइक्लिक पर अगर आप आपकी कमांड होती तो आप वहां पे बना लोगे सवाल आराम से। सो अब यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्विनोलिन में क्यों बेंजीन रिंग में होती है यार। कितनी बात कर रखी है, कितनी बार यहाँ पर हमने बात कर रखी है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास बेंजीन रिंग में क्यों होती है, पिरिडीन रिंग में क्यों नहीं होती, क्योंकि यार ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आदमी है। पिछले ही लेक्चर में हमने बात कर रखी है, तो सिमिलर सवाल आपका इस साल भी आ गया था। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है, सो दैट्स व्हाई आपका नहीं होता। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप आराम से बता देना, दोनों पोजीशन आपकी अगर हम बात करें यहाँ, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन कहाँ है जहां पर आपकी पिरिडीन रिंग आ गई, ये ठीक है। तो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या तो यहाँ होगी या तो यहाँ होगी, तो आप उस पोजीशन को नंबर भी कर सकते हैं, दैट इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही होता है ना। तो मेरे हिसाब से 5 ही हो गया। चेक कर लिएगा बाकी आप पोजीशन नंबर क्या है, जो भी मैंने बताया होगा लेक्चर में उसके हिसाब से देखिए। नेक्स्ट इज पिरिडीन क्यों ज्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो बताने की बात है क्या है, सोचना जरा, बताने की चीज है क्या है। सर बेंजीन रिंग है, न्यूट्रल है ओवरऑल, उसमें कोई खास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह हर जगह कांस्टेंट है, बिकॉज सभी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर जाएंगे वो होती है सेम, क्योंकि सारे के सारे कार्बन है। बट पिरिडीन में ये जो नाइट्रोजन आ जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा। तो मैंने जैसे बताया था, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल कर लेता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। तो जैसा कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर होना चाहिए था, ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ओवरऑल न्यूक्लियोफाइल बोलता है कि चलो ये आदमी गरीब है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन, तो मैं अटैक कर लेता हूँ और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना देता हूँ। देन अगेन यार वही सिंपल सोडामाइड से रिएक्शन, मतलब क्या बताने की जरूरत है, कितनी बार कर ली शीशी बाबिन रिएक्शन, शायद मैं लाया भी ना हूँ अब तो स्लाइड। तो सिंपल शीशी बाबिन रिएक्शन आप करा देंगे। आप यहाँ पर पिरिडीन को इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर आप NH2 लगा देंगे तो आपका ये बन जाएगा, यहाँ पर ये लगा दिए तो आपका ये पिरिडीन बन गया। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन आप बता देंगे। अब यहाँ पर नाइट्रेशन एंड सल्फोरेशन क्यों होती है माइल्ड कंडीशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की यार फ्यूरन की अगर हम बात करें, इन फ्यूरन साहब में अगर हमने एक्सट्रीम कंडीशन ले ली तो इनकी प्रोटोनेशन हो जाती है, और प्रोटोनेशन के बाद क्या हो जाती है हमारी पॉलीमराइजेशन। बस यही आपको समझाना है कि आपको पॉलीमराइजेशन आता है या नहीं। देन अगेन देखो सेम सवाल, पिरिडीन क्यों फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन नहीं देता भाई, इसीलिए एक तो इसके दो रीजन बोलोगे आप, एक बोलोगे कि सबसे पहले वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एक ये बोलोगे। बट मेरे हिसाब से जो ज्यादा बेटर है वो ये है बेटा कि आप बोलोगे ये जो पिरिडीन है, हाँ, अगर आप फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या चाहिए, AlCl3 चाहिए, ठीक है। ये क्या है, लुईस एसिड है। और क्या पिरिडीन एक बढ़िया बेस नहीं है, हाँ, तो ये यहीं पर इसके डब्बे में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। हम चाह रहे थे कि RCl से कैटायन बने, अब पिरिडीन ही क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, तो दिक्कत तो आएगी ना या नहीं आएगी, हाँ सर दिक्कत वाली तो बात है। तो ये यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, जिस दिक्कत की वजह से यहाँ पर ये फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन भी नहीं देते। तो आसानी से यहाँ पर आपको चारों के चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे, 2-3 मिनट के ही थे, कोई खास लंबा टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर बैठ के। इन लोगों की अगर हम बात करें रिएक्टिविटी पर डिटेल में डिस्कशन हुआ या नहीं हुआ है, हाँ सर हुआ है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो या नहीं सर, बिल्कुल बना सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इनकी बात करी यहाँ पर, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब यहाँ बात हुई कौन बेहतर रिएक्टिव होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन भी है हमारे पास, ऑक्सीजन भी। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं हम देखेंगे केटायन कहाँ पर ज्यादा स्टेबल है, कहीं ना कहीं केटायन देखेंगे जहां ज्यादा स्टेबल है। तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन डोनर एक जगह ऑक्सीजन डोनर है। तो आप किसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उठा दो मैं कोई सा, मान लो मैं ये वाला उठा लेता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें नाइट्रोजन लोन पे डोनेट कर रहा है। अगर यहीं पर फ्यूरन होता तो ऑक्सीजन डोनेट कर रहा होता। तो केटायन को एक बार नाइट्रोजन सब वो करेगा स्टेबल और एक बार ऑक्सीजन करेगा। सो वी ऑल नो ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ आएगी, ज्यादा स्टेबिलिटी विल अकर इन केस ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो दैट्स हाउ यू कैन एक्सप्लेन कि पायरोल ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज कंपेयर टू फ्यूरन साहब, बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर देने की टेंडेंसी जो होगी वो ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन सल्फर में हम ये सिनेरियो नहीं लगाते, वाई, बिकॉज सल्फर हमारे पास नीचे वाले ग्रुप का बंदा है, तो सेम ग्रुप का नहीं है। तो हम वहां पर साइज से जाएंगे कि भाई सल्फर जो है उसकी जो ओवरलैपिंग होगी
वो बहुत बेकार होगी, मतलब कोई खास ओवरलैपिंग नहीं होगी। रीजन बीइंग कि वो थर्ड पीरियड का है, और जो हमारे पास कार्बन होता है या जो कार्बोकेटायन है दैट इज फ्रॉम सेकंड पीरियड। तो 3p2b का जो ओवरलैप है और वो भी पाई ओवरलैप, क्योंकि आप पाई बॉन्डिंग बना रहे हो, वो एकदम बेकार होता है, कोई काम का नहीं होता। तो इस तरीके से आप ओवरऑल ऑर्डर लिख के अपने घर चले जाओगे। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। तो क्रॉप सिंथेसिस, यहाँ पर पहले बेसिसिटी को जल्दी से बता दूंगा। पिरिडीन और पायरोल के बारे में यहाँ पर बात करी गई है, तो बच्चा बच्चा बता देगा, ये गली का चलता फिरता बच्चा बता देगा। शायद कल भी किसी गली के बच्चे ने बताया होगा, मेरे हिसाब से जितना मुझे याद आ रहा है, यही मैं डिस्कशन कर रहा था शायद पुरानी वीडियो में, जो भी होगी। ये क्या है रेजोनेंस में, ये क्या है रेजोनेंस में, नहीं आंसर आ गया। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एरोमेटिसिटी थायोफीन की कंपेयर करनी है बेंजीन के साथ। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बेंजीन में, तो बेंजीन में यहाँ पर सारे के सारे जो 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे आपके डिस्पर्स हैं बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, तो 6 के 6 कार्बन, और आपके सॉरी टोटल एटम भी 6 हैं और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स भी 5 है। बट अगर हम थायोफीन या इन किसी भी हेट्रोसाइक्लिक की बात करें, तो इनमें एक कमी तो यह है कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हैं, ये 5 एटम्स के बीच में। तो ऑब्वियसली 5 एटम्स में 6 इलेक्ट्रॉन का घूमना, 6 एटम में 6 इलेक्ट्रॉन का घूमना। कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम? सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, एंड वी ऑल नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना मतलब कहीं ना कहीं ओवरऑल चार्ज को हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, सो दैट्स वाई। तो सबसे पहले कोई भी हेट्रोसाइक्लिक आप ले लेना, वो बेंजीन से बेटर ही परफॉर्म कर रहा नहीं होगा, याद रखना, नहीं कर रहा होगा। आपका बेंजीन ज्यादा एरोमेटिक होगा। एरोमेटिसिटी पूछ ही रहा है वो। हम्म। अच्छा, आप लोग पेपर में तैयार रहिएगा, आपके पेपर में मेरे हिसाब से एरोमेटिसिटी आने वाली है इन तीनों की, पायरॉल, फ्यूरन और थायोकीन की। और हो सकता है वो बेंजीन का भी कंपैरिजन करवा दें आपसे उन चारों में। तो चारों की एरोमेटिसिटी के बारे में वो हो सकता है डिस्कस कर लें, तो आप लोग तैयार रहिएगा। बेंजीन के लेस चांस है, बट इन तीनों के बारे में हो सकता है कि आपसे पूछ ली। ठीक है, तो बात क्या चल रही थी? एरोमेटिसिटी की। तो थायोफीन का फिर आप दूसरी चीज क्या और बोल सकते हो? फिर आप ये भी बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर कोई दूसरा आइटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से इतना खास वो एरोमेटिक नहीं होता। तो ये आप समझा सकते हो। नेक्स्ट, क्विनोली, पिछले उसमें भी आया बताए, अब भी आया है। पिछले में थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में था कि आपको PHNO2 को बता रहा था, इस बार साफ सुथरा आ गया डायरेक्ट, देख लो क्या होता है, कितनी बार बताएगा इंसान। सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक्रोलीन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं दोबारा देख लो। कटायन बनाते हैं, पाई बॉन्डिंग बनाते हैं, और फिर टॉटोमराइजेशन कराते हैं, फिर अटैक करवाते थे माइकल एडिशन टाइप, फिर इंटरनल अटैक होता है, फिर आपका फाइनली पानी निकाल दिया जाता है, एंड देन PHNO2 आता है गेम में और उसको ऑक्सीडाइज करके अपने घर चला जाता है। कोई सवाल नहीं? ठीक है, तो मैकेनिज्म आप बता दोगे और ये भी आप बता ही दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शंस पर आते हैं। तो सबसे पहले यार सबकी फेवरेट रिएक्शन, डायल सेल्डर रिएक्शन। क्या यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है? सर आप कर रहे हो तो मतलब क्या ही पूछ रहे हो। ये यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पर, एंड देन अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आपकी मैलिक, सॉरी कुछ गलत कर दिया मैंने। हम्म, गलत कर दिया फिर से। ये ऐसे नहीं होता है, ये जो होता है इसकी बैक साइड। अब सही, ये बताया आपका प्रोडक्ट, तो आपकी रिएक्शन यहाँ पर हो गई। नहीं, अगर हम बात करें यहाँ पर, आप इसको देख सकते हो, BOLI वाली तो आपकी वही वाली होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं हीट भी दे रखा है ना ने। तो यहाँ पर क्यों से मतलब बेस की प्रेजेंस में, तो आप यहाँ पर कहाँ लगाओगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को? वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैं यहाँ पर N डबल बॉन्ड एंड और PH को लगा दूंगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर? बिल्कुल दिक्कत वाली तो सर कोई बात ही यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल बढ़िया, शाबाश, ठीक है जी। नेक्स्ट हम यहाँ पर फर्दर देखते हैं और क्या सोचा जा सकता है। यहाँ पर सोचा क्या सर, सवाल कर रहे हैं। अब क्या है, ये इस वाले पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिरिडीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। BU आपका जो है वो डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, तो आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। कहां पर लगेगा? आपका जितना मुझे याद है हम C2 पर लगाते हैं, तो यहाँ पर आप BU को लगा दो। मानते हैं या नहीं मानते? हाँ सर, मानना पड़ेगा, मतलब क्या इसमें ना मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आप बेटे शाबाश। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इंडोल रिंग की हम करा रहे हैं क्या? नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन अगर हम देखें इंडोल रिंग की कहां पर होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे इंडोल रिंग में कहां पर आता है? आई थिंक जनरली थर्ड पर या सेकंड पर। सो हमारा, हाँ, थर्ड पर आता है। हाँ, तो थर्ड वाला हमारा जो आएगा, दैट वुड बी थर्ड कार्बन हमारे पास हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड। हाँ, इस वाले पर आएगा, वो दिख भी रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बड़ा है। तो आप यहाँ पर NO2 लगा दोगे, तो आपका काम बन गया। तो चारों हो गए। इस पर आते हैं, ये क्या बना देगा? ये तो आपका साफ सुथरा सा मिथाइल फ्यूरन बना देगा। यहाँ पर NH2 से रिएक्शन कराएं तो ये ही आपकी वही, ये तो पिछले उसमें भी थी।
बस वर्ड वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में थी, इस बार थोड़ी अलग है। और यहाँ आपने लिक्विड अमोनिया लिया है तो आपकी एट द एंड आपका NH2 ही लग जाएगा। इसकी मैं बात करूँ तो आपका ये ब्यूटेन बनता है और NiS बनता है। याद होगा आपको थायोफीन की रिएक्शन, बढ़िया। कन्वर्जेंस यहाँ पर करवाने हैं तो अगर हम बात करें यहाँ पर 3 ब्रोमोपिरिडीन बनाना है मुझे, किससे? पाइरिडीन से। तो पाइरिडीन मेरे पास ये आदमी है, सोचना पड़ेगा ये वाला। इससे मुझे बनाना है क्या? 3 ब्रोमोपिरिडीन। 3 ब्रोमो मतलब यहाँ पर भी यार, ओके। देन थायोफेन बनाने फ्रॉम एसिटिलीन, थायोफेन, ओके। या थायोफीन, चेक कर लूंगा इसको मैं एक बार। और फिर पिप्रिडीन बनाना है किससे? पिरिडीन से। तो पिप्रिडीन आपको अगर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो भी कोई बुरी बात नहीं है। वैसे आपने मेरे साथ सवाल करे हैं तो पता होगा। फरफ्यूरल बनाना है फ्रॉम फ्यूरन से, ये भी आसान है। मैं किसको चेक करूंगा उसको, थायोफेन है या थायोफेन, इसको देख के आता हूँ। सो अगर यहाँ पर देखें, यस यहाँ पर थायोफीन ही है, मैं सब कुछ लिख के लिया है, मैंने कहा क्या इतना वो करूँ। सो यहाँ पर अगर हम बात कर सकते हैं तो ये आपका सिंपल 300 डिग्री पर Br2 लगाओगे, आपका 3 ब्रोमोपिरिडीन बन जाएगा। दूसरी अगर हम बात करना चाहें, सिंपली आप 2 मोल एसिटिलीन के H2S से रिएक्शन कराओगे L2O3 में, थायोफीन बन जाएगा। ये तो आपको आता ही है। फरफ्यूरल कैसे बनाना है, बेसिकली CHO ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस करना है, देन ये सिंपल आपकी रिडक्शन होगी। तो ये सवाल हो गए आपके। देन यहाँ पर आप लास्ट शॉर्ट नोट्स, पालनोर सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो पालनोर सिंथेसिस क्या होता है वो हमने थायोपीन के लिए डिटेल में देख ही रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर H+ का अटैक होता है, फिर आपका सल्फर आ जाता है, P2H5 हम लेते हैं तो उसमें से आपका सल्फर आता है, और सल्फर आते ही अटैक मारने लगता है। तो सल्फर आते ही अटैक मारता है और सबसे पहले यहाँ से आपका पानी निकल जाता है। फिर सल्फर इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, अगेन पानी निकाल देता है। भाई कितना आसान था ये। पहले क्या कर रहा है, सल्फर ने अटैक करा, यहाँ पर S- आ गया, फिर पानी निकल गया, ये S- एज इट इज रहा, इसने अटैक कर दिया दोबारा और यहाँ पर O-। फिर क्या होगा? फिर आपका क्या होगा, आपका इसके बाद यहाँ पर O- आएगा, यहाँ से H+ आएगा, और आपका H+ यहाँ पर ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका OH। ठीक है, फिर आप फर्दर क्या करोगे, यहाँ से ये पानी चला जाएगा और ये आपका पाई बॉन्ड बन गया, और यहाँ से आपका जो है वो OH वैसे भी निकल जाएगा, तो आपको एक मिथाइल ग्रुप रहेगा। तो ये आपकी क्या होती है, पालनोर सिंथेसिस फॉर थायोपीन, जिसमें आप बता सकते हो क्या क्या रिएजेंट लिए थे आपने। 2,5 हेक्सेन डायोन लिया था आपने, पहले एसिड को ऐड करा था, साथ में P2S5 ली थी, जिसमें से आपका सल्फर मिल जाता है। तो नेसेंट सल्फर आटम आपका सारा का सारा काम ये करता है। फिनलैंडर सिंथेसिस फॉर क्विनोलिन की यदि हम बात करना चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका बेंजल्डिहाइड ग्रुप है, एज वेल एज एनिलीन ग्रुप है। किससे रिएक्शन करेगा, किसी भी एक एलिफैटिक एल्डिहाइड से। अटैक करा दिया क्या, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, टेल नेगेटिव टेल पॉजिटिव, टेल नेगेटिव टेल पॉजिटिव, जिंदाबाद। यहाँ पर आया। फिर दूसरा हमने क्या करा है, अब यहाँ पे इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाया, यहाँ पर ये इधर शिफ्ट हुई क्योंकि रेजोनेंस में था, तो डायरेक्टली अटैक नहीं करवाया, ये यहाँ और आपके सामने रिंग बन गई। फिर आप वही पानी निकाल दोगे तो सिंपल आपका क्विनोलिन बन जाएगा। तो फ्रीलैंडर में आप बताओगे आपका रिएजेंट क्या था, आपका रिएक्टेंट क्या था, आपका प्रोडक्ट क्या बना, कैसे बना उसको बता दोगे। हैंड सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में भी आई थिंक इथाइल एसिटोएसिटेट लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, अल्फा क्लोरोएसीटोन लेते हैं। पहले क्या होता है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, कार्बोनाइल की पहले हम रिएक्शन कराते हैं। तो कार्बोनाइल की रिएक्शन कराने के बाद हम यहाँ पर इसका जो है वो पानी निकाल देते हैं OH, और आपके सामने याद भी बन जाता है। फिर हम क्या कराते हैं, फिर हम कराते हैं SN2 टाइप, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एंड देन इवेंचुअली हमारे पास सीधा सीधा इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और अपने हम घर चले जाते हैं। फिर उसकी हम लास्ट बात करने जाए तो डोबलर मिलर सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन आ जाते हैं। दैट इज वो क्या होता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड हमें चाहिए होता है। तो वो हम कैसे बनाते हैं, हम एसिडिक एल्डोल वैसे कराते हैं जनरली। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आप एसिडिक जो भी आपका एल्डोल का प्रोडक्ट होता है वो आप डायरेक्टली लिख दो, हमने एसिडिक मीडियम में करा दिया। तो पहले वो करा दिया। अब क्या होगा, वही माइकल एडिशन टाइप रिएक्शन होगी, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और आपके सामने इंटरनल हिसाब किताब सारा का सारा आ जाएगा। तो इधर यहाँ पर अटैक हुआ, वो बॉन्ड उधर शिफ्ट हुई, और इसका जो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा था वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ वो है टोटमराइजेशन, टोटमराइजेशन हो गया फिर यहाँ पर। तो ये आपका टोटमराइज हो गया, ये कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। फिर क्या होता है, यहाँ पर अटैक होता है कहाँ पे, आपका न्यूक्लियो या न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, ये इधर शिफ्ट होता है, ये यहाँ पर अटैक कर देता है और ये आपका अगेन ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये हाइड्रोजन उड़ के अगेन ये आपका OH बना ही ले। तो बेसिकली नहीं पहले H+ एक्सेप्ट करता है। अच्छा, तो पहले ये आपका H+ एक्सेप्ट करता है, बेटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाता है, फिर आपका ये अटैक होता है और आपके सामने ये होता है। अगेन वही सेम काम, आप यहाँ पे सबसे पहले इस बार एरोमेटिसिटी रिगेन करोगे, फिर आप क्या करोगे, पानी निकाल दोगे और फिर आप इसको ऑक्सीडाइज करा दोगे बाय दिस पर्टिकुलर आदमी और अपने घर चले जाओगे। तो ये आपकी डोबनर मिलर सिंथेसिस होगी। तो ये आपका था हेटेरोसाइक्लिक के जो 4 सवाल थे, डायरेक्टली बहुत इजी सवाल थे। वो वाले तो फिर भी थोड़े डिफिकल्ट मैं बोलूंगा, लेवल थोड़ा सा हाई था कार्बोहाइड्रेट वालों का, बट ये वाले तो इजी पीजी सवाल थे, इनसे इजी सवाल शायद ही आपको मिलेंगे एग्जाम में।
दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एज वेल एज फॉर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मिलेंगे बहुत जल्द आपसे फिजिकल केमिस्ट्री की नई वीडियोस के साथ। कुछ भी बात हो डेफिनेटली टेलीग्राम पर डियर करिएगा। नोट्स क्या बोला मैंने, टेलीग्राम पर डियर करिएगा, वाह। टेलीग्राम कुछ भी दिक्कत हो टेलीग्राम पर जरूर शेयर करिएगा, डीएम करिएगा, वहां पर डिस्कशन करेंगे। कुछ कुछ करेक्शन अगर करनी होगी तो वो टेलीग्राम पर हो जाएंगी, तो आप चैनल पर जरूर जुड़े रहिएगा। नोट्स भी बस मुझे अब अपलोड करने दो सारे के सारे। मैं नोट्स को तुरंत से पहले एक साथ अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। फिर फिजिकल केमिस्ट्री के में मिलेंगे, उनमें वीडियोस बनाएंगे, उसमें करेक्शन करनी है तो मुझे याद दिलाते रहना प्लीज। जिसने भी जो भी मैसेज करा हो कि ये करेक्शन थी, तो मैं दोबारा उसको डेफिनेटली एनईपी वाली वीडियोस में इनकॉर्पोरेट करके सबको ऐलान कर दूंगा। और आप भी ऐलान करते ही रहते हैं वैसे, तो कमेंट में पिन कर देता हूँ कमेंट की ये मुझसे गलती हो गई। तो बढ़िया ऐसा इन्वायरमेंट रखिए और कुछ कुछ क्रिएट करने की करिए कोशिश। मिलेंगे बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।